अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, मौसम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कराची ता कश्मीर मौसम बहुत ही दिलरुबा और दिलबर हो चुका है। खैर, आज के शो में क्या कुछ ये जान लीजिए। हजामा करवाएं, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा पाए, क्योंकि हजामा के बहुत से फ़वाइद। अब कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता और फ़वाइद क्या हैं, ये सब आज के शो में जानिए। इसके अलावा लियारी गैंगस्टर कातिल के मुकदमे में बरी मुल्जिम ने अदालत में सिगरेट भी सुलगा ली। अब ये कौन है और जुर्रत कैसे हुई, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के ज़हीन नौजवानों की मुल्क में कोई कदर है या नहीं। आगे चल के डील का जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम, और वो है पीटीआई हुकूमत की, जिसके माली खातों में बड़ी गड़बड़ सामने आई है। क्या सबूत है कि कोई डील कर रहा है? DGISPR ने अफवाहों और क़यास-आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। मीडिया से ब्रीफिंग में बताया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। हुकूमत अवाम और अफवाज पाकिस्तान में खलीज पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क और बैरून मुल्क बैठे लोगों, इदारों और शख्सियात को निशाना बना रहे हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। What is the evidence कि कोई डील कर रहा है? स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। इसको जितना कम इस पर बहस की जाए उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। सिविल टू मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है, उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज इट। इससे ज़्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं, बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन खड़क झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ़ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम है, और इस रिश्ते में दरार डालने की तमाम कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी। और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की किसी डील का इल्म नहीं, और न ही इत्तेहादी जमात के किसी सीनियर रहनुमा ने इस हवाले से बात की। मीडिया के जरिए ही इस हवाले से खबरें मिली हैं। ने भी आज कह दिया कि PDM का सरबराह मैं हूँ, मेरे वो कॉम्पोनेंट हैं, और सबसे बड़ी जमात हम उनको समझते हैं अपने इत्तेहाद में। इन चीज़ों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, और नहीं उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपकी मीडिया के ज़रिए से अफवाहें गर्ज करती हैं, हमारे कानों को भी बात लग जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि अगर मेरे नौजवान सहाफ़ी को इसका इल्म है तो फजल रहमान को इसका इल्म क्यों नहीं है। और साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर सियासत में आने वाली PTI के माली खातों में बड़ी गड़बड़ सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बैरून मुल्क से बड़ी फंडिंग का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक PTI की अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए 2 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। PTI LLC को 47 गैर मुल्कियों से $50,000 से ज़ायद, जबकि दूसरी कंपनी को 41 बज़ाहिर गैर पाकिस्तानी शख्सियात से $19,000 फंडिंग हुई। 119 मुमकिना कंपनी से मिलने वाले बैरूनी फंड्स $61,000, जबकि 230 कंपनी से $1,07,000 से ज़ायद फंड्स मिले। अब रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 5 साल में हुक्मरान जमात को 1 अरब 64 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मिले। इलेक्शन कमीशन को 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बताया गया। स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज है, न ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें PTI के बैंक अकाउंट से मुताबिकत रखती हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए।
तहरीक इंसाफ का दावा है कि पार्टी फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग साबित ना हो सकी। केस ममनुआ फंडिंग का था, फॉरेन फंडिंग का नहीं। क्या कहेंगे आप? देखें, उनका ये जो वजाहती बयान है ये दुरुस्त नहीं है। ये केस का फैसला नहीं हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी और उस सिक्योरिटी कमेटी के ज़ुम्मे ये लगाया था कि वो ये मालूम करे कि क्या कोई रकम जो है, जो फंड्स मिले हैं पीटीआई को, वो छुपाए तो नहीं गए, और अगर छुपाए गए हैं तो वो किन अकाउंट्स में छुपाए गए हैं, और अकाउंट जो पीटीआई ने डिक्लेयर किए हैं अपने गोशवारों में, तो क्या वो वही है या उसके अलावा भी कोई अकाउंट्स हैं। तो इन दोनों चीज़ों में पीटीआई जो है वो गिल्टी साबित हुई है। ये दोनों इल्ज़ाम, ये इंक्वायरी एक रिपोर्ट जो है, ये दोनों इल्ज़ाम साबित करती है कि फंड्स जो हैं उनको छुपाया भी गया है और अकाउंट्स जो हैं उनको भी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, नॉन डिक्लेयर अकाउंट्स उनके वहाँ पे उन्होंने साबित किए हैं। अब इसके बाद जब ये अब फैसला होगा इलेक्शन कमीशन से, वहाँ पे एविडेंस आएगी। पहले तो ये है कि ये तकरीबन 2.25 अरब की रकम है और बैरून मुल्क से आई है। वहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने जो कह रही हैं कि हमने जो है वो पैसे फंड्स में भेजे हैं पीटीआई को। तो अब ये पता चलेगा कि ये पैसे भेजे किन लोगों ने और उन लोगों की क्या हैसियत है, वो उनका वहाँ पे क्या काम है, क्या उनका तल्लुक़ था पीटीआई से। तो इसी तरह से जो वहाँ पे जिन्होंने इस मामले सारे को इनिशिएट किया है एस अकबर साहब, तो वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रकम जो इन्होंने इन अकाउंट्स के जरिए शो की, ये तो आटे में नमक है। जितना फंड्स इन्होंने इकट्ठा किया है, जितना पैसा इन्होंने लूटा है बैरून मुल्क से भी और यहाँ लोगों से भी, वो तो ये तो जो ज़ाहिर किया गया तो अशीब भी नहीं है। तो वो भी अपनी एविडेंस जो है वो लेके आएंगे। तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें जो है वो सारी सामने आके इस केस का फैसला होगा। सरे दस्त आप ये कह सकते हैं कि ये जो बात थी ना कि ये सादक व अमीन है, ये बात ख़त्म हो गई। ये बयानिया जो है, ये ब्रांड जो था ना, ये पिट गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। और वो जो कहते थे कि जी साफ चली, शफाफ चली, ये मालूम हो गया कि ये बड़ा गंदा चली है और बड़ा गंद किया है इसने। और ये सारी चीज़ें जो है ये अब इनकी पता जो ही, यानी इनका जो है वो पता चल गया है। अब आगे से आगे जो है जब इंक्वायरी के साथ एविडेंस आएगी और फैसला होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो साबित हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, पीटीआई के मुताबिक मामला अब 5 बरस में 31 करोड़ रुपए को जाहिर करने या ना करने पर आ गया है। वाकई है ऐसा? जैसे मैंने कहा कि एस अकबर साहब के पास जो इस केस में मुद्दई हैं, इनके घर की बेटी हैं और उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने कभी कभी सोशल मीडिया पे भी शेयर किए हैं। ऐसे सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया इंसानियत के नाम पे भी और सियासत के नाम पे भी, उसमें इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो गड़बड़ की है। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी जो है वो उनका भी बयान आया था, उसको अभी तक इन्होंने सू तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ये एविडेंस की सूरत में सामने आएंगी तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये इनका ऐसा कहना जो है ये अब आगे चलेगा नहीं। अच्छा राना साहब, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की फंडिंग शफाफ है। स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट पेश की वो नून लीग दौर की है, इस पे क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब तो कल की पैदावार हैं, इसमें जो है ये पीटीआई, उन्हें क्या मालूम कि ये जो मामला तो हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं। और वो तो उस वक्त उस कैटेगरी में भी फाल नहीं करते थे। ये तो पनामा की पैदावार है ना, कि पनामा में जो पीटीआई को डिफेंड करते थे तो उनमें से इन्होंने अपना नाम पैदा किया। और उसके बाद जो है ये शामिल भी गालिबन उन्हीं दिनों में हुए थे। तो उनको इन चीज़ों का शायद इल्म ना हो, लेकिन पीटीआई ने जिस अंदाज से जो है वो फंड्स को एम्बेज़ल किया है,
अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये उस रास्ते का तयन कर रही है। अब उस रास्ते पे जब बात आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ये साबित हो जाएगी। अच्छा राजा साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जांच पड़ताल का वो खैर मकदम करते हैं। दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। अकाउंट्स की जितनी जांच पड़ताल होगी कौम के लिए उतनी ही हक़ाइक़ की वजाहत होगी। क्या नून लीग भी अपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल पर कुछ कहेगी? जी बिल्कुल, हमने जो भी वहाँ पे प्रोसेस चला है, नून लीग ने अपने जो भी सबूत हैं वो सारे पेश किए हैं। और नून लीग, पीपल्स पार्टी का तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन नून लीग के फंड्स का जो है वो एक तो हजम बहुत छोटा है और दूसरा ये है कि वो विदिन पाकिस्तान सारा जो है वो फंड्स इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा जो है वो हमारे ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा फंड्स इकट्ठे किए और हमने शो नहीं किए या हमने कोई इस तरह से किसी चीज़ को छुपाया है। तहरीक इंसाफ का ये भी तो राना साहब मुतालबा है ना कि तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाया जाए, तो इस पे आपकी क्या राय है? ये तो अजीब बात है, एक केस 7 साल से चल रहा है तो ये अब कहते हैं कि उसका फैसला हमारे साथ सुनाया जाए। ठीक है, इनका केस जब से चल रहा है वो अब जो है वो मुकम्मल होने के करीब है, उसमें रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। बाकी एविडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ले और उसका फैसला सुनाए। बाकी भी ठीक है, केसेस चलें, वो भी चले। ये 7 साल बाद इसका फैसला होगा, उनका चलो 3.5 साल बाद हो जाए, लेकिन वो तो कल की बात है। अच्छा साहब, आखिर में ये बता जाए, कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR ने और उन्होंने की, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नून लीग से डील की जो बातें हैं बेबुनियाद हैं। क्या कहेंगे इस पर? ISPR ने बिल्कुल दुरुस्त, मैं उसकी बात की तईद करता हूँ। कोई डील हमारे साथ नहीं हो रही, किसी डील के लिए हमने कभी जो है वो बात नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा दो टोक ये स्टांस है कि कोई डील हम नहीं करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारी एक ही सियासी जदोजहद है, उसको आप डील कह लें, कोई नाम दे लें, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नाअहल नालायक उबाश टोले को इस मुल्क के इस कौम के ऊपर मुसल्लत करने में उन्होंने इसकी मदद की है। इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। पूरा ज़माना खल्क़े खुदा जो है वो इस बात की गवाह है कि ये बात दुरुस्त है। और अब इनको संभालने और इनको मज़ीद मुसल्लत रखने में जो है वो मुआवन साबित ना हो, वो अपना काम करे और हुकूमत को, अपोजिशन को, दूसरे अदारों को अपना काम करने दे। और फ्री फेयर इलेक्शन ये हमारा मुतालबा है। और फ्री फेयर इलेक्शन के लिए हम किसी डील में पड़ने या किसी अंडर द टेबल जो है वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात किसी से होगी तो ऑन द टेबल जो है वो होगी। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इसका मुतालबा करना अगर इसको डील को कहता है तो कहे, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी बात ना है, ना PMLN जो है वो करने को तैयार है। शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। जैसे कि आपने भी कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग से डील की बातें बेबुनियाद हैं, उस पर आपने अपनी राय दी। तो अब इसी से हम कैरी करते हैं कल की बड़ी अहम ये प्रेस है जिसमें DGISPR ने कहा कि कोई जंग बंदी नहीं, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीज फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आम दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया। 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती, दहशतगर्दों को फिर सर उठाने नहीं देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। The ceasefire finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on hold and the operations are continuing. तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान से जुड़ा है, कोशिश कर रहे हैं कि अमन की फिजा बरकरार रहे। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद
बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाड़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद साहब मुझे बताइएगा, बड़ी अहम प्रेशर है, जो लोग ये इसको मिक्स कर रहे थे दो चीज़ों को आपस में, उनके लिए कल बड़ी वाज़ेह और दो स्टेटमेंट दे दी है, बताइए। जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ओवरऑल पूरा पिछले साल का अहाता भी किया और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी चल रही थी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, मेन मीडिया पे, उनका भी जिक्र किया। तो उन्होंने कश्मीर का, अफगानिस्तान का जो इंटरनल सिचुएशन है उसकी बातचीत की, और एक ये भी जिक्र उन्होंने किया, ज़रूर आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसमें फ़ौज क्या किरदार अदा कर रही है, ये सारी चीज़ें। ये जो बातें TTP के मतलब जो थी, एक तो वो उन्होंने क्लियर कर दी कि बातचीत ख़त्म है या होल्ड पर है और इस वक्त कोई सीज़ फायर नहीं है। और मेरा अपना तजदिया ये है कि मेरे ख्याल TTP ने अपने पाँव पे सख्त कुल्हाड़ी मारी है, अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए कि वहाँ से अफगान तालिबान उनको जगह नहीं देंगे, इधर से हम उनको जीने नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो समझे ख़त्म है। या तो वो, और बड़ी आसान सीधी शराइत थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। लोगों ने कहा जी घुटने टेक दिए, ये कर दिया। बाद ही हम कह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को माने, आप हथियार फेंकें, और जिन्होंने घिनौने जराइम किए हैं उनको हम ट्रायल करेंगे। बस ये तीन बातें हैं, जब भी वो मान जाएंगे तो देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि TTP की तरफ सफाया होने जा रहा है। बाकी जो अंदरूनी बात आप जो उड़ी हुई थी कि जी डील हो रही है, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बाढ़ के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर कोई छोटा मोटा काम हुआ है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल दो टोक क्लियर बात कर दी कि ये बाढ़ रहने के लिए बनी है, इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, और ये हिफाजत के लिए है, तकसीम करने के लिए नहीं है। बिल्कुल मेरा ख्याल उन्होंने सही बात की। देखिए, अगर किसी को ये है कि भी आने जाने में रुकावट है कुछ, तो वो कह सकते हैं जी इधर हमें एक गेट और बना दें, या यहाँ पर एक पोस्ट और कायम कर दें, या इधर से भी हमें आप वीज़े या कोई इशू करें। दो अलग अलग मुल्क हैं, साफ ज़ाहिर है किसी कुलिये के तहत आएंगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल उन्होंने कश्मीर की बात भी की कि वहाँ पर भारत क्या कर रहा है, सीज फायर लाइन गो के वहाँ पर सीज फायर जारी है, लेकिन अंदर जो कुछ भारत कर रहा है, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अफगान हुकूमत के लिए भी उन्होंने जो बातचीत की कि वहाँ पर मसाइल खड़े हो सकते हैं, और पाकिस्तान दोनों कोशिशें कर रहा है, दुनिया को भी बता रहा है कि वहाँ के उनको अलग ना छोड़ा जाए, उनको भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। तो मेरे ख्याल ओवरऑल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रेशर था, और सवालों के जवाब भी उन्होंने बड़े मदब्बराना और हकीकत पसंदाना तरीके से दिए। तो अब तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इससे मेरा ख्याल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो कोई आसार नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसका असर फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ता है, वो भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, मैं अब चाहूँगा कि जो आम आदमी है जिस वक्त घरों में बैठ के देख रहा है, उसको आप बताइए कि ये बाढ़, क्योंकि इसके लगाने में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ये इसका काम हो रहा है, इसमें शोहदा का खून शामिल है। तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो जो घर बैठा है आदमी, वो तो सिर्फ ये समझ रहा है कि अच्छा जी ये एक तोरखम पे गेट है, वो चमन बॉर्डर है और ये सारी चीज़ें। तो एक लेमैन को हम कैसे समझाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस फेंसिंग? जी, पहले मैं थोड़ा सा वाक़े का जिक्र कर दूं। देखिए, ये तकरीबन 2600 किलोमीटर की बाढ़ है, जिसमें से कोई 10 या 15 मीटर, यानी कि आप ये समझें कि जिनको कदमों से नापा जा सकता है, वो वहाँ पर कोई खराबी हुई, लोकल्स ने कोई काम किया, और इतनी यहाँ पर एक शोर गोगा उठ गया कि जी हमने अरबों रुपए खर्च करके बाढ़ लगाई और ये हो गया वो हो गया। भाई अरबों रुपए खर्च करके 2600 किलोमीटर आपने बाढ़ लगाई है, उसमें से अगर 10 मीटर इधर उधर होगी तो कोई बात नहीं। इस पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप चढ़ दौड़े और दूसरे मुल्कों को कहें हमला कर दें या कुछ कर दें। कुछ लोग ये चाह रहे थे, अच्छा हुआ कि वो अभी सब कुछ क्लियर हो गया कि हुकूमतों के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब यहाँ पर अमेरिकन से उनको ये हमेशा शिकायत रहती थी कि यहाँ से लोग जाते हैं और उनके ऊपर हमले करते हैं, हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। हमें ये यकीन था कि वहाँ पर बेसिस हैं जो रॉ के कायम शुदा है, NDS भी उनकी मदद करी, वहाँ से लोग आते हैं।
तो ये अमेरिकन भी उन्होंने ज़्यादा इतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान ने भी इतराज़ नहीं किया। थोड़ा बहुत अशरफ गनी ज़रूर बोलते रहते थे, क्योंकि उनका आपको पता है जितनी भी अफगान हुकूमतें आई हैं उनका इस सिलसिले में थोड़ा सा रहा है। लेकिन बहरहाल ये बाढ़ बनी, इस पर कभी कभी फायरिंग होती थी, हमारे कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन बड़े सर्दी में, गर्मी में, हाइट में ये बाढ़ लगाते चले गए। और ये एक अजूबा आप देखेंगे बाद में जब इसकी फोटोग्राफी होगी, जहाँ जहाँ पर ये बाढ़ लगाई गई है वो बाज़ जगह तो इतनी दुश्वार गुजार हैं कि इंसान हैरत ज़दा होता है कि किस तरीके से, किन लोगों ने, जिन्नात ने ये लगाई है या इंसानों ने लगाई है। तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे फ़ौज ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। और इस इतने कुर्बानियाँ देने के बाद ये नामुमकिन है कि कोई ये समझे कि ये उतार दी जाएगी या ये एक टेम्परेरी कोई फ़ीचर है। ये एक परमानेंट फ़ीचर है जो दोनों ममालिक की हिफाजत के लिए लगाया गया है, दोनों तरफ के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए लगाया गया। जहाँ तक तकसीम हुए हैं, ये बात दुरुस्त है कि कुछ कबाइल तकसीम है, उनके लिए बाकायदा आने जाने के रास्ते रखे गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ बाजार कायम करने के प्लानिंग भी है, कहीं कुछ कायम हो भी चुके हैं। और हर 7-8 किलोमीटर पर चौकियाँ बनाई गई हैं ताकि इसकी जो निगहदाश्त की जा सके। तो मेरा ख्याल ये एक परमानेंट फीचर है, ये रहेगा और इसकी बहुत अफादियत नज़र आएगी। ये जो लोग खुला आते जाते थे और यहाँ पर फिर दहशतगर्दी भी होती थी, तमाम तो दहशतगर्द नहीं थे लेकिन उनके साथ मिल के आ जाते थे, अब उसका करा कमा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर खालिद, आप हमसे गुफ्तगू कर, और जो बाढ़ है पाक अफगान बॉर्डर पे उसकी क्या अहमियत है उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो होंगी मजीद बात, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाअहली है या फिर कोई मेहरबानी है। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच मुकदमात से इनकी बरियत का सिलसिला जारी है। और ये जो आप देख रहे हैं फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकी सीन है। कराची की अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस में लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच और दीगर को बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच और दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। अदालत में पेशी पर उज़ैर बलोच को वीआईपी नहीं वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला। मुलजिम हथखड़ी के बगैर भी घूमता दिखाई दिया। और क्या ही कहने इस मंजर के कि वकील साहब, वकील बाबू उज़ैर बलोच को सिगरेट सुलगा कर दे रहे हैं। अब उज़ैर बलोच कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और इस समेत 17 मुकदमात से बरी हो चुका है। वैसे अब भी 50 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। रेंजर्स ने 30 जनवरी 2016 में उज़ैर बलोच को हिरासत में लिया था और फिर रेंजर्स ने अप्रैल 2017 में जासूसी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ामात पर पाक फ़ौज के हवाले कर दिया था। पाक फ़ौज ने उज़ैर बलोच को 3 साल बाद यानी 6 अप्रैल 2020 को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन कल की सारी बातों में से ये एक बात, आखिर कौन सा निज़ाम है जो मुलजिम को हथकड़ी के बगैर घूमने फिरने की इजाज़त देता है? ये कौन सा निज़ाम है कि जहाँ पे खुले आम कोर्ट में सिगरेट सुलगाई जा रही है और सिगरेट का ये उड़ता धुआं नाइंसाफ़ी और जुल्म का धुआं है। बात करेंगे इस पे, हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इरफानुल हक मौजूद हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? खैरियत से हैं? फैसल, शुक्र, आप बताएं। ठीक। उज़ैर बलोच भी मेरे ख्याल से ठीक ही हैं, बेहतरीन लग रहे हैं, अच्छा खासा ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त लग रहा हमसे है, ज़्यादा मज़े में। अच्छा, आगे चल के अगर कुछ खुदा न खासा साबित हो जाता है तो कोई दीगर पटिशन तो दायर नहीं हो जाएगी कि मेंटली इल हैं, कि माजूर हैं, या क्योंकि अभी तो नहीं लग रहे बिल्कुल भी। अभी तो वो मज़े में हैं और बाज़ार ठीक ठाक भी हैं और माशाल्लाह उनके लिए अच्छी खबरें भी हैं और बरी होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक उनको प्रोटोकॉल का ताल्लुक़ है, आम तौर पर कोई कैदी अगर बी क्लास की सहूलत हासिल करना चाहे यानी बेटर क्लास की, तो वो एप्लीकेशन देता है। उसका जो भी क्राइटेरिया अगर वो पूरा उतरता है तो जेल हुकाम पाबंद है कि उसको बी क्लास दें, उसमें फिर हथकड़ी भी नहीं लगती है। मगर जो उज़ैर बलोच का मामला है, ये दरअसल दहशतगर्दी के केसेस में मुलव्विस है। जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें जेल में कायम की गई थी, उसका मकसद ही ये था कि जो ख़तरनाक कैदी हैं उनको बहिफाजत अदालत में पेश किया जाए और इसी तरह बहिफाजत उन्हें वापस ही जेल में मुंतकिल किया जाए। तो हम आपको बताएं, जो कमरा अदालत होता है, जब जहाँ जज साहब बैठे होते हैं और ये कमरा अदालत होता है, उसकी पिछली तरफ एक राहदारी होती है और बीच में ग्रिल लगी होती है, बहुत मोटी सी जाली होती है। तो ख़तरनाक कैदियों को वहाँ पीछे से लाया जाता है और वो जज के सामने पेश होते हैं, मगर वो कोर्ट के अंदर नहीं होते, पीछे होते हैं। तो बिल्कुल यही रिवायत है। मगर उज़ैर बलोच वो वाहिद कैदी हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के
कि जिन्हें बाकायदा आम राहदारी में घूमने फिरने की इजाज़त है, कोई हथकड़ी नहीं है, सिगरेट पीते हैं जहाँ चाहते हैं वो, और बहुत माशाल्लाह हशाश बशाश नज़र आते हैं। अच्छा, इसमें बात ये भी है ना इरफान भाई कि ख़तरनाक कैसे प्रूफ करेंगे? कितने मुकदमात अभी भी बाकी हैं? तकरीबन 50 मुकदमा। कितने में बरी हो गए? 18 मुकदमात का। तो कितने रह गए? अब 50 रह गए तकरीबन 50। और कितना वक्त लगा इन 18 मुकदमात में बरी होने में इनको? फैसल, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगा कि हमें पता है कि वो कुछ साल गिरफ़्तारी के बाद तो इंटेलिजेंस के पास और फ़ौजी अदालत में चूँकि उनका केस चल रहा था जासूसी का, उसमें वो सज़ा याफ्ता भी हैं वो, उसके बाद फिर ये दोबारा इनको पुलिस के हवाले किया गया है। और जब ये आए हैं गुज़िश्ता साल पुलिस के पास उज़ैर बलोच साहब, उसके बाद मुसलसल इनके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। केसेस जब चलना इनके शुरू हुए हैं तो ना पुलिस के पास कोई गवाह है, ना प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत है, ना शवाहिद हैं। आपको याद होगा 2010, 11, 12 एक ऐसा दौर था लियारी गैंगवार का जहाँ पर कोई दूसरे इलाकों के लोग लियारी जाते हुए भी खौफज़दा होते थे, वहाँ अपने लोग भी जो लियारी के थे वो भी खौफज़दा होते थे। तो उस दौरान ये सारे मुकदमात, ज़्यादातर मुकदमात उस दौरान बनाए गए जो लियारी ऑपरेशन के दौरान थे। पुलिस पे हमला है, अगवा है, कत्ल है, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, ये सारे मुकदमात हैं और अब तक एक मुकदमा भी अब पुलिस या प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका। मैं अगर अंदाज़ा लगाऊँ 1-1.5 साल में 18 मुकदमात से बरी हो गए। देखिए, जिस तेज़ी से मुकदमात इसके चलना शुरू हुए हैं, अभी कोई जुलाई के बाद कुछ 6-7 महीने का कुछ गैप आया है, कुछ केसेस रुक गए थे, मगर जब केस चलना शुरू होते हैं तो उज़ैर बलोच के लिए बहरहाल अच्छी खबरें ही हैं। जैसे एवरेज के हिसाब से अगले 2-3 साल में फिर, हाँ, लगता यही है कि वो बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल लगेंगे और फिर उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ ये सारे केसेस। अब इरफान देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे फिर क्या है, जब भी पुलिस हुकाम से बात होती है, छोटी सी बात ही है कि स्ट्रीट क्राइम पे है तो पुलिस हुकाम कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो अपना काम धंधा के साथ कर रहे हैं, हम पकड़ते हैं, हम देते हैं, आगे उसको अदालत प्रूफ नहीं कर पाती, प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पाती। अब प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि जी हमें सबूत फराहम नहीं किए जाते। तो ये पिंग पोंग का खेल है क्या? ये कराची को दहशतगर्दी का अड्डा बना दिया जिन्होंने लाशें बिछा दी, नाखून खींचे, लोगों के जिस्म झुलसाए, सिगरेट जो है वो उनके ज़ख्मों पे बुझाई, उन ज़ख्मों को चीरा लगा के नमक मिर्ची लगाई और सर काट के जिन्होंने चौक पे फुटबॉल खेली, ये इतना आसानी से निकल जाएंगे ये लोग हाथ से? देखिए फैसल, इन उज़ैर बलोच के जो केसेस हैं लियारी गैंगवार के, उनका अलमिया ये है कि ज़्यादातर केसेस में सरकारी गवाह हैं और सरकारी गवाहों में भी जो बहुत बड़ी तादाद है वो पुलिस एहलकारों की है। तो अदालत जो पुलिस के एहलकारों की जो गवाही होती है उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर इसलिए नहीं करती कि वो अपने अफसरान के मातहत होते हैं, केसेस उन्होंने ही बनाए होते हैं, फिर वो पुलिस, हालांकि सबको पता है कि लियारी गैंगवार का सरगना कौन था, कौन अगवा करवा रहा था, कौन दहशतगर्दी करवा रहा था, कौन भत्ते ले रहा था, सबको पता है। और जो भी उस टाइम पुलिस पर हमला होता था और केसेस लियारी के हवाले से बनते थे तो उसमें उज़ैर बलोच के ही ख़िलाफ़ वो केस बनता था। मगर पुलिस के लिए भी ये बहरहाल हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल होता है कि गवाहों को लगाना। जो प्राइवेट गवाह हैं उसमें से बेशतर गवाह पीछे हट गए, वो आने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो सरकारी गवाह हैं उनको अदालत कंसीडर नहीं करती, जो पुलिस एहलकार होते हैं ज़्यादातर उसमें। और शवाहिद इकट्ठे नहीं किया जा सकते। पहला मरहला होता है शवाहिद इकट्ठे करने का, वाक़या होता है, उसके बाद पुलिस पहुँचती है और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करती है, उसको प्रिजर्व करती है, उसको हिफाजत में लेकर फिर उसको इस काबिल बनाती है कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेश कर सके। इन केसेस का अलमिया ये है कि इन सारे वाक़यात हो जाते थे, मुकदमा दर्ज हो जाता था और उसमें उज़ैर बलोच को पुलिस नामजद भी कर देती थी और ज़ाहिर उज़ैर बलोच इसका बराह रास्त ज़िम्मेदार भी था। मगर पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट करने का मरहला होता है पहला, वहाँ पर वो काम नहीं कर सकी पुलिस जो उस केस को लेकर आगे चल सकती थी। लिहाजा वहीं से ही ये जो आपका ड्रॉबैक है वो शुरू होता है और कमज़ोरी प्रोसिक्यूशन की ये होती है, तो इसको साबित नहीं कर पाते। कोई गवाह प्राइवेट है तो वो आने के लिए अदालत में तैयार नहीं है, जो सरकारी गवाह हैं उसे अदालत कंसीडर करने को तैयार नहीं है, तो फिर उसको कोरिबोरेट भी करना पड़ता है। अगर किसी केस में गवाह आ भी गया है और पुलिस अपना केस साबित कर भी रही है, तो उसको कोरिबोरेट नहीं कर पा रही है। एविडेंस आप जब तक नहीं ला कर देंगे और बताएंगे नहीं, केमिकल एग्जामिनेशन नहीं होगी, कोई खौल नहीं होंगे कि आपने गोली से मार दिया है किसी को, वो खौल नहीं है और दीगर शवाहिद नहीं आप कोर्ट में पेश कर पा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसने मार दिया है, तो सबको पता है मार दिया है, मगर पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। इकट्ठे कर नहीं पा रहे हैं शवाहिद या इकट्ठे करना नहीं चाहते शवाहिद? मुमकिन है कुछ केसेस में करना चाहते भी हों
तो वो चूँकि वो वाक़यात इतने पुराने हैं कि आपने इब्तदाई मरहले पे चूँकि एविडेंस कलेक्ट नहीं किए, तो अब आप सर पीटते हैं बैठ के, और गवाह आप या तो लाना नहीं चाहते या आना नहीं चाहते, और सारे केसेस में ये भी अलम है कि गवाहों तो इस तरह के ख़तरनाक मुजरिम, इरफान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस तरह के ख़तरनाक केसेस में क्या अलमिया है कि ये केस बजाय साबित होने के ये अब पिंग पोंग का गेम बन गया है। प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस, और पुलिस प्रोसिक्यूशन को ये चीज़ पास ऑन करती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या बाकी रिमेनिंग मुकदमात में कोई चीज़ हो सकती है या फिर ये भी इसी तरीके से बरियत पे बरियत होती रहेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अब कोई भी इलाज किसी खास मज़हब, कबीले और कौम के लिए तो नहीं होता, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होता है। ये अलग बात है कि कुछ चीज़ें कुछ मखसूस मज़ाहिब या ख़तों की दरियाफ्त होती हैं, लेकिन इससे पूरी की पूरी इंसानियत इस्तिफ़ादा करती है। इलाज के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, जिनमें एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूनानी आयुर्वेदिक, तिब्ब नबवी और क्रोमोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, कलर थेरेपी, हाइड्रोपैथी, मैग्नेट थेरेपी, ऑक्यूपंक्चर, तिब्ब मुफरद अज़ा काबिल ज़िक्र है। हजामा सुन्नत मौक़दा तरीक़ा इलाज है, जिसके ज़रिए 71 से ज़ायद बीमारियों का इलाज बड़ी कामयाबी से किया जा रहा है। हजामा से ब्लड प्रेशर, टेंशन, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, सर का दर्द, मीग्रेन यानी आधे सर का दर्द, यरकान और दीगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इससे इलाज हो रहा है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि तिब्ब नबवी भी है ये, और काफ़ी अरसे से चला जा रहा है, लेकिन अब मॉडर्नाइज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसकी मॉडर्न फॉर्म कपिंग है। तो ऐसे में आज हमने मदू किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो कि MS न्यूरोमस्कुलर DPT हैं और इसके अलावा UK सर्टिफाइड हैं ड्राई नीडलिंग एंड स्पाइनल मैनिपुलेशन के लिए, और इसके अलावा भी सितारा पाकिस्तान से भी इन्हें नवाजा गया है। तो डॉक्टर शबाना, थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। सो स्ट्रेट अवे हम बात इससे आगाज़ करते हैं कि इस्लाम में भी माशाल्लाह से इसका बड़ा जो है तिब्ब नबवी भी है ये, लेकिन ये 3000-4000 साल पुरानी भी एक इलाज चला आ रहा है। नाउ ये मॉडर्न फॉर्म में जो तब्दील हुआ है, कपिंग, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपने आगाज़ किया, मैं इस बात में बड़ी कंफ्यूज होती थी कि जो आपने एक वर्ड बोला ये बहुत ज़बरदस्त, उसने एक अम्ब्रेला का काम किया। आपने कहा जैसे मेडिकल साइंस जो भी है, जितने भी तरीका इलाज हैं, उससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये बात बहुत ज़बरदस्त है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हुजामा जैसे आप जानते हैं कि हमारा इस्लामी सुन्नत इलाज है, सुन्नत तरीका इलाज है, और ये जब से हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। अब वही बात है कि अब इसको मज़ीद जो है वो हमारे इस्लाम ने जो हमें बहुत पहले बता दिया, अब उसी पे रिसर्चेस हो रही हैं। अब इसको हम कहते हैं वेस्टर्न बेस्ड, यानी कि इन्होंने वेस्ट में इसके ऊपर रिसर्चेस हुई, फिर मज़ीद इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। मज़ीद मॉडिफाई करके इसको डिफरेंट इसकी टेक्निक्स अप्लाई करने लगे हैं कि किन किन कंडीशंस में ये अप्लाई किया जा सकता है फर्दर। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसको हम डायनामिक कपिंग कहते हैं, या इसको मॉडर्न कपिंग, एडवांस कपिंग, और इंटरनेशनली ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब ना सिर्फ कि हम अपने अब के मुस्लिम कंट्रीज़, उसके अलावा इंटरनेशनली UK में मेरे पास जो एफिलेशन है, UK सर्टिफिकेशन है इसकी, तो उसमें हम ये करते हैं ज़्यादातर आजकल जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज़ के जो पेशेंट्स हैं, ये इफ़ेक्टिव है ज़्यादातर मसल्स, बोन या मस्कुलोस्केलेटल और मायोफेशा। मायोफेशा का मतलब होता है मसल्स के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो टाइट हो जाती है, तो जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है, उनकी स्ट्रेचिंग मसल्स की कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट करती है। तो मेनली ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से यही कंडीशन अगर आम पेशेंट्स में है, जैसे कमर का दर्द है, नेक पेन है, बैक पेन है, स्पेशली जो है इलियोटिबियल ट्रैक्ट बैंड, हमारा IT बैंड जो होता है टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से चलने में प्रॉब्लम होता है, फिर आपके हील में आपने देखा होगा स्वेलिंग हो जाती है, इन चीज़ों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे ये होता है कि ये डायनामिक कपिंग कहलाती है। इसकी मज़ीद जैसे टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो कंडीशन है उसके हिसाब से उस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। पहले तो इसमें मेनली जो किया जाता है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग का मतलब ये है विदाउट ब्लड, मतलब ड्राई होता है, उसमें सिर्फ आपने वैक्यूम क्रिएट करना होता है कप्स के ज़रिए। ये मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको अगर आप
जी देखिए, ये डिफरेंट टाइप के इसके कप्स हैं। एक ये आप ये देखिए ग्लास के हैं ये कप्स, उसके अलावा ये आपके सिलिकॉन कप्स हैं। अच्छा, जिस तरह का एरिया है, जिस तरह का एरिया होता है उस तरह के एरिया के हिसाब से ये कप, ये ब्रॉड एरिया अगर आपने ट्रीट करना है तो आपने जैसे इसको कि आपकी बैक हो गई, हाँ, तो आपने उसमें अच्छा एक कप नहीं लगता इसमें, फिर जो है मल्टीपल इसमें कप्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। ये छोटे एरिया के लिए कप है। उसके अलावा ये है कि आपने अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें आपको मतलब बहुत हेयरी एरिया है, आपने बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करना है, तो फिर उन एरिया में ये ग्लास कप्स लगते हैं और उसके साथ ये आपका वैक्यूम की ये सक्शन गन होती है। आपने इसको बॉडी पे लगाया और इसके बाद इससे सक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये, और फिर इसमें भी आप देखें डिफरेंट साइजेस है ना। ये अगर आपके छोटा एरिया है जैसे फेस का एरिया है या कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसमें पेन है, जहाँ पे आपको छोटे एरिया की एप्लीकेशन करनी है तो उसमें आपने ये छोटी चीज़ अप्लाई करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ लोगों को कि अब जो ट्रीटमेंट होता है वो एविडेंस बेस्ड है, यानी होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि एक अम्ब्रेला की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक टूल है नहीं, एक टूल से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हुजामा है या फिर ये हमारी जो डायनामिक कपिंग है, ये जो है एक टूल है ट्रीटमेंट का, आपकी अम्ब्रेला का एक टूल है, नॉट टोटली द ट्रीटमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम। कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो आप ये सोचें कि सिर्फ आपने कपिंग करा ली, ऐसा नहीं है। इसकी एक अम्ब्रेला है, एक ट्रायंगल होता है। इसमें सबसे पहले पेन एजुकेशन, जिसमें हम पोस्चर करेक्शन, पोजीशन सही कराते हैं। सेकंड जो है वो है मोबिलिटी, हम एक्सरसाइजेज वगैरह। और थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको कहते हैं हैंड ऑन और हैंड ऑफ टेक्निक्स। हैंड ऑन टेक्निक्स जो होती हैं उसके अंदर के टूल्स में आपकी कपिंग है, अब ड्राई नीडलिंग आ जाती है, हमारी टेपिंग आ जाती है और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज। और हैंड ऑफ में जो है आपकी मेडिसिन आती हैं। यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है आपकी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करती हैं। अच्छा मैम, अब ये बताएं कि वो कौन से लोग करवा सकते हैं, इसमें क्या एज ग्रुप भी शामिल होता है, और जो डिजीज़ ग्रुप है जैसे कि किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है या फिर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जॉइंट का पेन, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें, तो कौन से लोग ये करवा सकते हैं, कौन से लोग ये नहीं करवा सकते? देखिए, हर ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट जो भी रिसर्च बेस्ड है उसमें ये होता है कि इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन दोनों होती हैं। कोई भी ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं बना होता, चाहे कितना ही आपका अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन वो हर पेशेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी तरह से इसमें भी कुछ हैं, छोटे बच्चे, 2 साल से कम उम्र बच्चे, उनको आप नहीं दे सकते। बहुत ओल्ड पेशेंट है जिनकी स्किन थिन है, आपने वैक्यूम क्रिएट किया, सक्शन क्रिएट किया, स्किन उनकी जो है होती है, या स्किन के ऊपर वूंड है, फ्रैक्चर है, कट है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या डायबिटीज़ में भी ये होता है कि न्यूरोपैथी होती है, आपके नर्व्स पे मतलब प्रेशर कर रहे हैं लेकिन आपकी सेंसेशन लॉस होती है, तो आपको ना पता चले आपने हाई प्रेशर दे दिया, ब्रूजिंग ज़्यादा हो गई। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, कोई ख़ास कंडीशन नहीं, लेकिन इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें ब्लड प्रेशर वगैरह में भी अगर आपका कंट्रोल ब्लड प्रेशर है और पेशेंट को फोबिया नहीं है, एलर्जी नहीं है, तो इन चीज़ों में जो है वो आप इजीली जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ी सी जो है कुछ एहतियातों की ज़रूरत होती है। बाकी इंडिकेशन में तो यही है कि कोई भी आपके मसल्स और बोन्स का मतलब यानी फ्रैक्चर, मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यानी मसल्स, फेशा उनका टाइट होना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होना, पेन होना, उसमें हम इसको बहुत इजीली अप्लाई करते हैं और ये बहुत तेज़ी से हमें इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आखिर में मुझे शॉर्टली ये बताएं, हाउ कॉस्टली या फिर हाउ इकोनॉमिकल ये इलाज? ये तो बहुत मतलब इकोनॉमिकल तो है, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छा, पहले ये होता था कि हर जगह होता था, अब ये है कि टेक्निकल लोग जैसे डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है वो उस तरफ, क्योंकि इसमें भी कोएक्स आ गए थे जी। इसमें फिर ये है कि बाकायदा प्रॉपर हाइजीन का, प्रॉपर जगह पर आपके जो कपिंग है उसकी स्टरलाइजेशन और किस क्वालिटी के आप कप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर चेक एंड बैलेंस नहीं हो तो हर चीज़ को एक्सपेंसिव कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, यू केम। और यकीनन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उनके बड़े पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। अपना ख्याल रखें अपनी सेहत का, क्योंकि जान है तो जान है भी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म का फैलाव तेज़ हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 320 अफराद कोरोना का शिकार हुए, जिनमें से 42 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताएं तो तशवीशनाक होती जा रही है सूरत हाल।
बिल्कुल हालत जो है ये हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। 320 अफराद जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं लाहौर में, और लाहौर में जो कोरोना केसेस की मस्बत शरह है वो 4 तक पहुंच गई है। पंजाब में जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 360 हुए हैं, जबकि महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि लाहौर में रोजाना रिपोर्ट होने वाले जो अक्सरियत केसेस हैं वो ओमिक्रॉन किस्म के हैं। गुज़श्ता रोज जो मस्बत केसेस आए उनमें से 42 केसेस पर जो है वो तज्जिया किया गया, और वो 42 केसेस जो है लाहौर में वो ओमिक्रॉन किस्म के निकले हैं। इसके अलावा शेखुपुरा, फैसलाबाद, भावलपुर, रावलपिंडी से भी ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब तक जो मस्बत केसेस पर तज्जिया किया गया है, जो उनकी जीन सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें टोटल 217 केस रिपोर्ट हुए हैं ओमिक्रॉन किस्म के, जिससे महकमा सेहत पंजाब ने अंदाजा लगाया है कि अब जो मेजोरिटी केसेस लाहौर समेत पंजाब में रिपोर्ट हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन किस्म के हैं, और इसीलिए केसेस का फैलाव जो है वो तेज होता जा रहा है। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दुनिया है कॉमेडी का आफताब समा के उफक पर इकबाल बनकर तुलू हो गए। आफताब इकबाल समा टीवी के लिए ला रहे हैं खबरहार। खबरहार हर जुमेरात से इतवार बांटेगा कहकहों के हार। कप्तान आफताब इकबाल के साथ टीम में शामिल खिलाड़ियों का तारुफ करा रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ। लाहौर की शदीद सर्दी में जहां सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है, कहीं मिनी बजट का वावेला है तो कहीं पीडीएम के ललकारे। ऐसे में समा के नाजरीन के चेहरों पर खुशियां बखेरने के लिए दुनिया कॉमेडी का बहुत बड़ा शो खबरहार आ रहा है। इस शो के कैप्टन मेरे आप सबके फेवरेट लिविंग लेजेंड आफताब इकबाल अपनी टीम के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। खबरहार क्या है ये तो बताएं। खबरहार हार को कहते हैं, माला नहीं होती। ये एक दौर में चित्रहार जिस तरह होता था, बिल्कुल उसी तरह खबरहार है कि खबरों की एक लड़ी है। खबरहार में अगर कास्ट करना पड़े तो मौजूदा सियासतदानों में से किसे करेंगे कास्ट? मैं जरदारी साहब को सबसे पहले कास्ट करूंगा, शहबाज शरीफ को बाद में नंबर 2। ये 2 तो बेस्ट है ना। वहीद लाला, आपको भी वेलकम टू समा फैमिली। मैं जो कर रहा था वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लाला आप ये ना कहा करें जंगल में मोर नाचा, हाँ आप कहा करें जंगल में चूहा नाचा। अड्डा बनना मोर कहना। जंगल में बटेरा नाचा, जंगल में तिलियर नाचा। जी अजहर रंगीला साहब। रंजिशे से दिल दुखाने के लिए रंजिशे से। वाह 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 वाह। गबोल साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम तर समा के देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और खबरहार यकीनन खबरहार की टीम की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखे ये साल अभी डिस्कशन हो रही थी, साल कैसा गुजरा, साल कैसा गुजरा। मेरी बात सुनो, ये साल नंबर 1 गुजरना है। ओ आपका भाई अगले 20 साल यहीं पे समा पे देखोगे आपके यहाँ पे। काशा आप तो कुछ गुनगुना के। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। फिरोज निजामी। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे। वे मुंडे असियाल कोटिया, वे मुंडे असियाल कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे। ब्यूटीफुल। चेहरे से झाड़ पिछले बरस की कुदूरतें, दीवार से पुराना कैलेंडर उतार दे। वाह 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 वाह। खबरहार जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। मातम में आ रहे हैं ये सामा किए हुए, दागे जिगर को शमए शबिस्तां किए हुए। जिक्र पाकिस्तान के उन नौजवानों का जो अपनी मिसाल आप हैं, गौहरे कमियाब हैं, मगर उनकी कोई कदर नहीं है, कोई सताइश नहीं है। एक डॉक्टर नूरुस सबा हैं, मेडल्स पर मेडल जीतकर वालदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं, जो फ़िक्रमंद हैं डॉक्टर्स की अपनी जहनी सलाहियत के बारे में, और दूसरी जानिब इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए 15 साल की उम्र में लाइफ सेविंग ऐप तैयार करने वाला हशाम बिन गफर। सबके पास जाके कोई इस ऐप की अहमियत समझ ले, मगर इस नौजवान की किसी ने ना सुनी। एक ऐप
कोई भी इमरजेंसी हो, बस सिर्फ एक टच पर हेल्प हासिल करें। मगर क्या वफाकी हुकूमत और क्या सूबाई हुकूमतें? किसी के नज़दीक शायद आम लोगों की ज़िंदगियों की कदर नहीं है, जभी तो हशाम की सलाहियत की कदर नहीं की जा रही, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही। यही हशाम अगर पाकिस्तान से बाहर होता तो इसके इनोवेशन को हाथों हाथ लिया होता, सराखों पे बिठा लिया जाता, लेकिन यहाँ कोई भी इसे नहीं पूछता। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम बात करेंगे। हशाम हमारे साथ मौजूद हैं। हशाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे सबसे पहले तो इस ऐप के बारे में प्लीज़ बताएं, लाइफ सेविंग ऐप। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा हशाम, क्या है आपकी ये ऐप, कब बनाई एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? अच्छा, बेसिकली मैं आपको इस हेल्प ऐप के बारे में बताता हूँ। तो ये एक हेल्प ऐप बेसिकली हेल्प सिस्टम है जिससे लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और हेल्प रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। आप बेसिकली अगर आपके पास 5 to 7 सेकंड्स हैं तो आपको सिर्फ बटन दबाना है और अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है और यू कैन देन रेज योर फ्लैग। आसपास के लोगों को पता लग जाएगा, SOS कॉन्टैक्ट्स को पता लग जाएगा, आपके अथॉरिटीज़ के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपकी करने आ सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है तो यू कैन रेज एन एक्सट्रीम इमरजेंसी फ्लैग, जिसकी मदद से सिर्फ 2 सेकंड आपने उसको दबाना है बटन को, और देन योर इमरजेंसी विल बी स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है और सारी दुनिया को आपके बेसिकली जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चली जाती है कि ये बंदा किस हाल में है, और अथॉरिटीज़ के पास भी ये सारा कुछ डाटा चला जाता है लोकेशन के समेत। अच्छा हशाम, कितना टाइम लगा आपको इस ऐप को डेवलप करने में? ये बेसिकली कोरोना के दिनों में मैंने स्टार्ट की थी, तो तकरीबन 2 साल लग चुके हैं इस ऐप को बनाने में। और हाउ सक्सेसफुल इट इज़? अभी तक ट्राई किया आपने और क्या इसका रिस्पॉन्स आया? हाँ जी, बेसिकली हमने 1 जनवरी को इसको रिलीज़ किया है और वी आर एमिंग फॉर 10,000 डाउनलोड इन द नेक्स्ट 10 डेज़। ओके, अच्छा हशाम, नाउ मुझे ये बताएं कि आप इस ऐप को कहाँ कहाँ लेके गए, किस किस से आपने बात की और क्या रिस्पांस मिला गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ऑनरेबल IT मिनिस्टर को हमने जाके प्रेजेंट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उनके साथ हमारा अभी बातचीत चल रही है और उनके साथ प्रोसेस बेसिकली चल रहा है इंटीग्रेशंस का। जो पुलिस के साथ इंटीग्रेशन करनी है हमने, 1122 के साथ इंटीग्रेशन करनी है, और जो भी इदारे हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करनी है, तो उनके साथ हमारा प्रोसेस चल रहा है। ओके, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हशाम, आप ख़ुद आपने क्या पढ़ा हुआ है और क्या कुछ? मैं बेसिकली A लेवल्स कर रहा हूँ और A लेवल्स अभी पेपर दे चुका हूँ और आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। उसके बाद फिर आई विल बी अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़। ज़बरदस्त। अच्छा, IT मिनिस्टर से आपकी जो मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको? उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और वो काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बेसिकली इंटीग्रेशंस के लिए काफ़ी वो किया, हेल्प आउट किया, और उनके साथ हमारा भी प्रोसेस चल रहा है इंटीग्रेशंस के लिए, जो पुलिस के साथ और फायर ब्रिगेड के साथ, 1122 के साथ, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। ओके, अच्छा शाम, ये मुझे बताएं कि इस ऐप को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और पूरी दुनिया में जो इस तरह के ऐप्स हैं मज़ीद वो कहाँ कहाँ हैं और वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं? ये बेसिकली हमारा जो मेन गोल है, जो मिशन स्टेटमेंट है, वो है एक कोट के ऊपर है कि समवन कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। तो हम इसको ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉडल तैयार हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तो हम इसको किसी भी मुल्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जाके। वैसे तो ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है 1 जनवरी को ऐप, लेकिन हम इसका जो इंटीग्रेशन वगैरह हैं वो सारा कुछ जाके पहले पाकिस्तान में इसको हम सक्सेसफुल करेंगे, फिर जाके कहीं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो ओके, शाम हमारे साथ ही रहेगा बिकॉज हमारे पास सलाहियतों की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो ऐसे ही एक और टैलेंट जिन्होंने आजकल धूम मचाई हुई है, डॉक्टर नूरुस्सबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मतलब मेडल्स पे मेडल्स अपने हासिल किए हैं। तो नूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए आपने हमें दिया। मुझे बताएं कि हाउ इट फील्स कि आप जब इतने ज़्यादा अपने मेडल्स जीते हैं
कैसा महसूस होता है, वालदैन को कैसा लगा? बहुत ब्लेस्ड महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिदैन मेरे बहुत खुश हैं। डेफिनेटली उनकी इतनी मेहनत थी इसके पीछे, और इतना उनकी डेडिकेशन बचपन से लेकर इस पॉइंट तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे रियली हैप्पी। इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली ही बहुत खुश है, मेरी टीचर्स बहुत खुश है, मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हैप्पी फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। नूर, वैसे तो सबको पता है, बट आई वांट टू हेयर इट फ्रॉम यू, कितने मेडल्स आपने इकट्ठे हासिल किए हैं? 23 मेडल्स हैं टोटल, और उसमें जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स के मेडल्स हैं, और इसके अलावा पोजीशंस के प्रॉफ हर साल जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है उसकी पोजीशन के, फिर इसके अलावा बेस्ट ग्रेजुएट और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट होने की, इस तरह से टोटल 23 हैं। वाह, ज़बरदस्त। तो यार मुझे ये बताएं, आपके जो दोस्त होंगे वो आपसे जेलस तो ज़रूर हुए होंगे, सारे मेडल्स आपने ले लिए हैं, हम क्या करेंगे? एक्चुअली नहीं, आई हैव वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स जिन्होंने बेसिकली डे 1 से ही, क्योंकि हम ग्रुप स्टडी करते थे, मिल मिला के पढ़ते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड कि काफ़ी सपोर्टिव फ्रेंड्स रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं शाम के पास जाऊँ, मैं आपसे नूर ये जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर एम नाउ, क्या करना चाहती हैं? सो फ़िलहाल जो मेरा एम है वो अल्लाह ताला मदद करे आगे, आई वांट टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड देन कम बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में और मेडिकल एडवांसमेंट्स में एक गैप एग्जिस्ट करता है, जिसको आई फील के बाहर से ट्रेन करके या एडवांसमेंट्स को सीख कर फिर वापस आना और उसको अप्लाई करना, हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह से कंट्रीब्यूट करना would be something that I could contribute to improving the healthcare system in Pakistan. तो फिलहाल तो मेरा ये है। That's a brilliant issue. I guess we can connect our dots now because नूर, हमारे साथ हशाम भी मौजूद हैं। जैसे कि आपने बात की कि हमारे यहाँ जो मेडिकल जो है फील्ड, उसकी एडवांसमेंट के साथ एक ब्रिज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू गो अब्रॉड, और आप वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। हशाम बग़ैर बाहर गए ही उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त ऐप तैयार किया है कि जो आपको एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम मिला सकता है। अच्छा हशाम, नाउ अब जैसे कि नूर की एग्जांपल आपके सामने, इतने सारे मेडल्स, एक्कोलेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, तो हशाम मैं अब ये आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी पॉइंट पे जब आप ये ऐप डेवलप कर रहे थे तो यार जहन में आपके ये ख्याल आया कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम टू यंग, तो मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करता हूँ, या फिर आपके जहन में कोई और ही मोटिव था इस चीज़ को लेकर? बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था वो था इंसानियत की खिदमत करना। वो मैंने उस तरह से अपना टाइम मैनेज किया पढ़ाई के साथ साथ ये इसको मैं लेके गया। छुट्टियों में मैंने ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, और ताकि पूरा हम इसको टाइम पे रिलीज़ कर सकें और इंसानियत की सही तरह खिदमत हो सके। दैट्स वंडरफुल। अच्छा शाम, मैं अब थोड़ा सा चाहूँगा कि इसको दोबारा आप मुझे ये बताएं। फ़र्ज़ करें अगर कोई जा रहा है मोटरवे पे और वहाँ पे उसका कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो किस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकता है? जब वो ये ऐप इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो हेल्प रिक्वेस्ट जो है वो किन लोगों के पास जाएगी और उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कितना टाइम होगा? कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको हादसा पेश आ जाता है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो यू कैन रेज द फ्लैग। आपको सिर्फ 2 सेकंड के लिए उस फ्लैग को दबाना है, जो बटन है इसका बेल आइकॉन, उसको आपने 2 सेकंड के लिए दबाना है। तो आपके 5 SOS कॉन्टैक्ट्स के पास आपकी सारी लोकेशन की डाटा, आपका मेडिकल डाटा, इसके अंदर ब्लड ग्रुप्स वगैरह, वो सारा डाटा आपके SOS कॉन्टैक्ट्स के पास भी चला जाएगा, और मोटरवे अथॉरिटीज़ के पास भी आपका सारा डाटा चला जाएगा। और जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उनके पास भी इंटीमेशन चली जाएगी कि इस जगह पे ये बंदा इस हालत में पड़ा हुआ है। उनके पास आपका सारा डाटा होगा, आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो भी उनके पास चली जाएगी, अथॉरिटीज़ के पास, तो आपको सही तरह हेल्प कर सकते हैं। और मोटरवे में जिस तरह से हमने कुछ अरसे पहले देखा कि काफ़ी ज़्यादा फॉग की वजह से गाड़ियाँ कोलाइड कर गई थी और पीछे से आती जा रही थी गाड़ियाँ और कोलाइड करती जा रही थी। तो इसके अंदर बेसिकली एक फ़ीचर हमने डाला है जिससे जो गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं उनको पास इंफॉर्मेशन चली जा सकती है
कि आगे ये गाड़ियों का एक पाइलअप हुआ हुआ है फॉग की वजह से ना, ताकि पीछे ही रुक जाएं गाड़ियाँ और आगे ना जाएं, ताकि वो बच सकें फॉग से। ज़बरदस्त हशाम। और नूर, आपने हशाम की भी बात सुनी होगी, मतलब ऐसी यंग एज में अगर हमारे पास माइंड इतना डेवलप हमारा हो जाए कि हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ के बजाय इंसानियत का भी सोच सकें, तो इट्स वंडरफुल। तो आई गेस हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। डेफिनेटली, और बल्कि ये आप आई थिंक कि डॉक्टर्स में भी प्रमोट करनी चाहिए एंड लेट पीपल नो अबाउट दिस, और डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बता सकें इस बारे में। दिस इज बीन अमेजिंग एक्चुअली। या दैट वाज माय पॉइंट कि इसकी बेसिकली एक जी जी शाम आप प्लीज़ अलग इसकी, हाँ जी, इसकी बेसिकली अलग एक वो है जहाँ पे डॉक्टर्स आके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। ये फीचर्स भी है इसके अंदर। ओके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जैसे कि आपने नूर ये बात की कि हमारे यहाँ जो हमारी जो मेडिकल सहूलियात हैं वो इतनी एडवांस नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे स्टूडेंट्स में आप हो जाएं कि हशाम हो जाए, उनमें हमें कोई टैलेंट की कमी नज़र नहीं आती, हमें उनमें इनिशिएटिव की कमी नज़र नहीं आती, तो हमारे पास ये ब्लॉकेड आता कहाँ पे है कि हम अपनी इस फील्ड को एडवांस नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से ब्लॉकेड जो है वो सेवरल लेवल्स पर आता है। एक ये कि जब बात होती है कि फॉर एग्जांपल आप अपने हमारे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें भी आप देखें कितनी ज़्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी लोग। इस ऐप की मिसाल ही देख लें, दिस इज़ समथिंग जो अपने रिसोर्सेज के अंदर रह कर ही क्रिएटेड समथिंग सो यूजफुल। फिर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं फॉर एग्जांपल जिसमें यू cannot basically, जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड लैब्स, यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्कवर समथिंग। जैसे लोग कहते हैं कि वैक्सीन हमने नहीं डिस्कवर की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके लिए यू नीड लैब्स, यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ये चीज़ें क्रिएट की गई हों और इस पर स्पेंड किया गया हो, फंडिंग एग्जिस्ट करती हो। तो मेरे ख्याल से एक लेवल का ब्लॉकेज ये भी एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत कम है और बहुत कम फोकस किया जाता है इस फील्ड पे। तो एक तरह का ये ब्लॉकेज भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और बहुत पैशनेट भी हैं, और जब यहाँ के लोग अपनी रिसोर्सेज में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बाहर जाके भी इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक वी हैव पाकिस्तानी पीपल कंट्रीब्यूटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट हिंडर्स देम एट अ पॉइंट जो शायद उनके कंट्रोल से बाहर है, और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में है उसको तो वो फुली यूटिलाइज करते हैं माशाल्लाह से। नूर, कहाँ, जैसे आपने सर्टन लेवल्स पे ब्लॉकेट की बात की, कहीं उसमें से एक लेवल ये भी तो नहीं आता कि सिंस हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जो पुरानी रिवायात चली आ रही हैं, वी आर अफ्रेड टू चेंज आवर स्टेप्स। हम डरते हैं कि नहीं जी, जो जैसा चला आ रहा है वैसे चलने दो, बात ठीक तो हो रही है। बिल्कुल, ये आई थिंक कि ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। इवन हमारा एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक जिस तरह से कोई मेट्रिक एफएससी के लेवल पे एक जो रट्टा सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट, जबकि बाकी दुनिया में आप देखें काफ़ी कंसेप्चुअल किस्म की पढ़ाई हो चुकी भी है। तो काफ़ी लेवल्स पर मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करती है बात कि हम पुरानी रवायात से हटने से डरते हैं और एक नई चेंजेस को एम्ब्रेस करने से भी काफ़ी लेवल्स पे मुझे लगता है डरते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, सीरियस बातें तो बहुत सारी हो गई। नाउ पहले नूर आप मुझे बताएं कि पढ़ाई के अलावा व्हाट आर यू को करिकुलर एक्टिविटीज़, मज़ीद क्या कुछ करती हैं? मज़ीद बेसिकली आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन हमारी किंग एडवर्ड की ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, वी पुट ऑफ प्लेज थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें मैं लीड रोल्स किया करती थी, समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट। फिर डिबेट्स करती थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया, क्लास के इश्यूज सॉल्व करने, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करने में। फिर एफएससी के टाइम में आई यूज्ड टू डू अ रेडियो शो, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो हैं वो इसके साथ ही जो है वो चलती रहती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आई एम रियली हाँ, और हशाम आप मुझे बताएं कि आप पढ़ाई और ऐप इतनी ज़बरदस्त डेवलप करने के अलावा और भी कुछ करते हैं? जी, मैं बेसिकली ज़्यादातर अब मेरा जो बेसिकली हॉबी है मेरी, मैं ज़्यादातर ड्रोन्स उड़ाता हूँ और ड्रोन्स बनाता भी हूँ खुद से, सर्किट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मेरा वो है। ओके, ज़बरदस्त। यानी कि जो आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं
वो भी को नहीं है, वो भी तकरीबन करे रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूरुस्सबा और हिशाम, आप हमारे साथ मौजूद थे। इन प्रूव्स द पॉइंट के वी हैव गॉट लोड्स ऑफ टैलेंट, लेकिन ब्लॉकेट कहाँ पे आती है? वहाँ पे कि जहाँ पे हमने अपनी रवायत को तोड़ना है। खैर आगे बढ़ते हैं और रिवायती सिरिंज के हवाले से बात करते हैं। यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंज की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी हो चुकी है। इसकी जगह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली ऑटोलॉक सिरिंज को लाजमी करार दे दिया गया। मगर इसके बावजूद एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली रिवायती सिरिंज का इस्तेमाल जारी है। मुदस्सिर नज़ीर ने इस पर बड़ी अहम रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। यह है पाकिस्तान के अस्पतालों में बकसरत इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल सिरिंज। मगर ये सिरिंज रीयूजेबल यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल होने की वजह से हेपेटाइटिस, HIV, एड्स और यहाँ तक के कोरोना जैसे जानलेवा अमराज का सबब भी बन रही है। और इसी वजह से इस सिरिंज की मैन्युफैक्चरिंग और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस मुल्क में सबसे बड़ी वजह HIV और बाकी वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है ये सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल। कानून बन गया है, इसमें ऑटोलॉक सिरिंजेस जो हैं वो अब इस्तेमाल होंगी। अब नई डिस्पोजेबल सिरिंज बनाना, आम डिस्पोजेबल सिरिंज बनाना खिलाफ कानून है, कोई न बना सकेगा न बेच सकेगा। हुकाम का दावा है कि पाकिस्तान में रीयूजेबल सिरिंज की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और अगर इनका दावा दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी मुल्क में इसकी खरीदो फरोख्त का वो रास्ता अब भी खुला हुआ है जिस रास्ते से गुजरकर हर ममनुआ चीज हमारे मुल्क में पहुंच जाती है। पाकिस्तान में प्लेन सिरिंज बनना अब बंद हो चुकी है मगर इसकी स्मगलिंग आज भी जारी है। कराची मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि पाबंदी के बावजूद रीयूजेबल सिरिंज की खरीदो फरोख्त जारी रहना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टाइम दिया था और ये इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अपना अभी भी कुछ जगहों से स्मगल होकर सिरिंज आ रही है। 1 दिसंबर को था कि ये लास्ट डेट थी, अभी तक इदारे ने कहीं किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने या कहीं ने कहीं कोई अभी तक मतलब सख्ती करी नहीं है इस पर। बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली सिरिंजेस की खरीदो फरोख्त रोकने में नाकामी की वजह से दोबारा नाकाबिले इस्तेमाल ऑटो डिसेबल या ऑटो लॉक सिरिंज बाजारों में दस्तयाब ही नहीं है। पाकिस्तान में गैर मियारी, रिवायती या जिसे डिस्पोजेबल सिरिंज कहते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाती है। हैरत इस बात की है कि पाबंदी के बावजूद इनकी खरीदो फरोख्त जारी है। हद तो ये है कि कराची के रुतफौज सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर्स के बेशतर दुकानदार ऑटोलॉक सिरिंज के नाम तक से ही वाकिफ नहीं। एक सिरिंज दे दें भाई, प्लेन सिरिंज दे दें, ये कोई भी दे दें। कितने की है? 10 रुपये। अच्छा सिरिंज यही होती है अपना, कोई और तो नहीं अच्छी वाली से? नहीं ठीक है। अच्छा आपके पास वो एक दूसरी सिरिंज भी है ऑटो लॉक वाली भी बताते हैं? नहीं वो नहीं। वो क्यों नहीं आ रही? यहाँ यही चलती है। अच्छा ये हॉस्पिटल वाले भी आपसे यही लेते हैं? जी। डीपी को बोल रहे थे कोई और, वो ऑटो लॉक वाली, तो वो क्यों नहीं आ रही? मेरे पास यही मिलेगी। चलो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। सिरिंज है आपके पास? कौन सी? ऑटो लॉक। ऑटो लॉक नहीं, दूसरी दे दें, प्लेन दे दें। अंकल ऑटो लॉक क्यों नहीं आ रही आपके पास? तो ऑटो लॉक कैसे काम करती है जो दूसरी? उसी से पूछो, अपने वो डिस्पेंसर होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है सर। देख ले अगर हो तो। नहीं है तो क्यों मना? टीम समा गैर कानूनी सिरिंजेस की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए कराची की मेडिसिन मार्केट पहुंची तो सिंध के निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में जारी एक खौफनाक प्रैक्टिस का भी इंकशाफ हुआ। जो गली मोहल्ले में जो क्लिनिक खुले हुए होते हैं और वो एक सिरिंज अपना ख़रीद लेते हैं या 100 पीस का डब्बा एक ले लेते हैं। अब वो जो मरीज़ आते हैं उनको एक वही सिरिंज जो है उसकी जो डिस्पोजेबल निडल आती है वो 1 से 2 रुपए की होती है, वो उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं और दूसरी निडल लगा के मरीज़ से वही 25 रुपए अपना चार्ज कर लेते हैं सिरिंज के। दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंज के गलत इस्तेमाल और बीमारियों की रोकथाम के लिए ऑटो डिसेबल या ऑटो लॉक सिरिंज पाकिस्तान में बनाई जा रही है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मगर मुल्क में
इन सिरिंजेस का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। मुल्क भर में ऑटोलॉक सिरिंज बनाने वाले सिर्फ 4 से 5 प्लांट हैं। इन प्लांट्स में ऑटोलॉक सिरिंज कैसे बनती है और कैसे काम करती है, आइए एक प्लांट का विजिट करते हैं। ऑटोलॉक सिरिंज एक खुदकार सिरिंज होती है जिसमें दवा को जब मुकम्मल तौर पर जिस्म में शामिल कर दिया जाता है और मुकम्मल इंजेक्शन के साथ आखिर में लॉक क्लिक करता है तो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये बेसिकली सिरिंज जो ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये नॉर्मल सिरिंज की तरह फंक्शन करती है। आपने जो आपके पेशेंट का ड्रग चार्ट उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा उसको कौन सी दवाई देनी है। नर्स ने उसने वो सिरिंज खोली, उसको ओपन करा। इसमें एक लॉकिंग फीचर होता है। लॉकिंग फीचर ये होता है कि जब ये बिटवीन आधे ml यानी कि 0.2 to 0.5 ml के बीच में जब रह जाती है, अगर उसने वो हद क्रॉस कर ली तो वो लॉक हो जाएगा। ये वन वे सिस्टम होता है, यानी कि वो आगे पुश होता है, पीछे नहीं जाता। इससे होता क्या है कि सिरिंज लॉक हो जाती है तो उसके बाद ये रिटर्न बैक नहीं होती। इसका मतलब वो लॉक हो चुकी है, ऑटो डिसेबल हो चुकी है। हुकूमत सिंध ने प्लेन या रवायती सिरिंज के इस्तेमाल पर पाबंदी तो लगा दी है, मगर इसके इस्तेमाल पर रोकथाम की जहमत गवारा नहीं की है। इस बारे में समा ने महकमा सेहत सिंध के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर शोएब अंसारी से बार बार मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया, मगर इन्होंने रवायती सिरिंज का इस्तेमाल जारी रहने का कोई जवाब नहीं दिया। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दीगर बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का एक शाहकार है ट्रक आर्ट, जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है। और आपने देखा होगा अक्सर यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में बसेस पे बहुत शानदार इसका आर्ट बना के और प्रमोट किया जाता है। लेकिन अब ये आर्ट जूतों पर भी नज़र आने लगा है। कराची के हैदर अली हैं, उनका ये मुनफरिद आइडिया, और अब यह आइडिया लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इस आर्टिस्ट की सबने खूब तारीफ़ें की। हैदर अली 3 दहाई से ट्रक आर्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दीवारों और गाड़ियों को भी ट्रक आर्ट से सजाया है, और ऐसे में अब आर्टिस्ट हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हैदर भाई मुझे ये बताएं कि बाकी जगह पे तो आपने ट्रक आर्ट जो है पेंट किया, ये जूतों पे पेंट करने का आइडिया कब आया? देखिए, तो ट्रक आर्ट, और अब ट्रक आर्ट जो है वो से होता हुआ लोगों के घरों में भी इसको अब यूज़ किया जा रहा है, होटल्स में भी इस तरीके के आर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशली लोग जो है वो फीमेल बैग्स जो हैं वो इस तरह का बनवा रही हैं। बेसिकली पर्सनली आई हैव अ ट्रैवल बैग एज वेल, और ये हमारी एक ऐसे ट्रक आर्ट है कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त पहचान है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंगीन, बहुत ही वाइब्रेंट। हैदर भाई आप बताएं, कब आया आइडिया आपको? ये कस्टमाइज पेंट किए मैंने जूते, और तो मैंने सोचा कि इस पे अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रक आर्ट को नुमाया किया जाए, और ट्रक आर्ट इस पे अच्छा लगेगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पे अपने ट्रक आर्ट के डिज़ाइन बनाए। और हर चीज़ पे जैसे आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर ट्रक आर्ट के डिज़ाइन ही बना रहा हूँ, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, जापान हो, कहीं भी से कोई चीज़ आए या कोई गाड़ी वगैरह हो तो उसको हम अपने ट्रक आर्ट में पेंट कर रहे होते हैं। अच्छा हैदर भाई, जूतों की तो हम आपसे बात करेंगे ही। ये मुझे बताएं कि इतने सालों से आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने अपने इस फ़न का मुजाहरा किया, और जब करते हैं तो लोग जो है वो उसकी पजीराई कैसे करते हैं? मैं मुख्तलिफ म्यूज़ियम, दुनिया भर के मुख्तलिफ म्यूज़ियम मुझे इन्वाइट करते हैं, यूनिवर्सिटी इन्वाइट करती है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट और पाकिस्तान हाई कमीशन वगैरह मुझे इन्वाइट करते हैं मेरी टीम के साथ दुनिया भर में, और वो टीम जाती है और वहाँ पे पाकिस्तान के रंग रोशनास कराती है मुख्तलिफ फेस्टिवल में, मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, और मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर। तो लोगों का जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे लोग। और क्योंकि ये काम दुनिया भर में कहीं आपको और नज़र नहीं आता किसी और मुल्क में, तो पहली मरतबा लोग इसको देखते हैं और काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं।
हैदर भाई, आपने बताया कि आपकी टीम भी है पूरी, तो कितने लोगों पर मुश्तमिल टीम है? टीम में कौन कौन क्या क्या काम करता है? टीम में सारे आर्टिस्ट है, ज्यादातर स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो तकरीबन 7-8 लोगों की टीम होती है और कभी कभी 3 बंदे भी टीम में बैरून सफर कर लेते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा हैदर भाई, अब ज़रा मैं देख भी रहा हूँ कि मुख्तलिफ दीवारों पे आपकी नुमाइश लगी हुई है, होटल्स में भी अब ये ट्रक आर्ट काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये नॉर्मल पेंट तो नहीं होता ना, तो क्या इसमें पेंट इस्तेमाल होता है और क्या दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा सा ये बताएं। ये हमारे काम के अंदर जो पेंट यूज़ होते हैं, बेस्ट पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कलर वो यूज़ हो रहे होते हैं हमारे काम के अंदर, और उसके अलावा जो मिट्टी का तेल और पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेहतरीन, देखिए कलर बेहतरीन होंगे तो काम भी बेहतरीन होता है। बिल्कुल, तो इसलिए इसको ट्रकों पे भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अच्छे से अच्छे कलर इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छे इस पर पेंट करें, और शेर व शायरी भी अच्छी बनाएं और डिज़ाइन भी अच्छे बनाएं, शेर व शायरी भी अच्छी लिखें। तो उसी से हमारा ट्रक एक समझ लें कि बूम करता है, और लोगों को भी जो ख्वाहिशात होती हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शेर लिखवाने की, तो वो शेर भी लिखवा लेते हैं। जैसे माँ की दुआ जन्नत की हवा, हम चले दुश्मन चले, जो हमसे चले वो साइड पे चले, और फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। इस तरह की शेर शायरी भी हम लोग करते रहते हैं। हाँ, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, ये वाली भी। अच्छा, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। आखिर में मुझे ये बताएं कि जैसे अगर मैं वाइट स्नीकर्स खरीदता हूँ और मैं इस पे आपका ये पेंट करवाता हूँ, तो मुझे कितनी लागत आती है एक के जूते पे? वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा लागत उसकी, ठीक है ना? नहीं, मैं पर्सनली अपने लिए पूछ रहा, लोगों के लिए भी पूछ रहा हूँ। आप कोई नई चीज लेकर आए, नया जूते तो बन गए, आप अपने कोई वो, अच्छा ठीक है, दे दें बेल्ट, अच्छा आपको पेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। डिजाइन बना देते हैं आप, डिजाइन बना, मैं आता हूँ आपके पास फिर इंशाल्लाह। हैदर भाई थैंक यू सो मच, और ये मजीद आज बहुत सारे आते जाएंगे, तो हम इन आइडियाज़ को यहीं रोकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। एक वक्त था कि जब बादल कराची वालों को मामू बना देते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कराची में बारिश हो रही है, होए जा रही है। आज शाम से फिर बारिश का इम्कान है। आज कितनी बारिश का इम्कान है जानेंगे। महकमा मौसम से हमें ज्वाइन किया डीजी मेट सरदार सरफराज ने। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कराची में तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, कब तक रहेगा? क्या आज भी बारिश है? जी बहुत शुक्रिया जी। एक वजाहत कर दूं, डीजी मेट नहीं हूँ, मैं चीफ मेट हूँ। जी बिल्कुल इम्कान है जी। बादल तो इस वक्त छाए हुए हैं और कहीं कहीं बहुत ही हल्की सी कहीं बूंदाबांदी की भी इत्तलात है किसी जगह से। तो आफ्टरनून में या ज़्यादा इवनिंग में से फिर मॉडरेट टाइप बारिश मतवक्के है, जो कि कल सुबह तक रहेगा ये सिलसिला वक्फे से। अच्छा, ये मुझे बताएं सरदार साहब कि कराची में जो ये बारिश की नई लहर है, इससे हम देख रहे हैं कि जितना एक्सपेक्ट किया था, क्या सर्दी उतनी ही है या फिर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है? देखिए अभी तो ये स्पेल एक तरह से चल रहा है ना, ये कल उसमें ब्रेक थी और बाकी जगहों में तो बारिश हुई। थरपारकर साइड पे हल्की बारिश हुई, बदीन में हुई, अलबत्ता कराची में कल एक तरह से वक्फा रहा और आज दोबारा इम्कान है। तो ये जब स्पेल पूरा, यानी ये बारिश देने वाली हवाएं आगे निकल जाएंगी, पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी इस एरिया से, सिंध और बलूचिस्तान के एरिया से, तो फिर कोल्ड एयर आएगी। यानी वो 8 तारीख से मतवक्की है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। अभी इस दौरान में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे क्लाउडी वेदर दिन भर रहने का इम्कान है आज, और वक्फे से हल्की बारिश का भी इम्कान है। तो दिन का जो दर्जा हरारत होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यानी कल 22.5 चला गया था, तो आज मेरे ख्याल में ज़्यादा 20 या 21 तक ही जाना चाहिए। तो जिस सर्दी की आप बात कर रहे हैं, यानी रात की सर्दी बिलखुसूस, और सुबह की जो मिनिमम टेम्परेचर जब कम होता है तो उसको हम एक तरह से उसमें शुमार करते हैं। वो 8 जनवरी के बाद फिर ज़्यादा इम्कान है उस बात का। सिंगल डिजिट में जा सकते हैं टेम्परेचर 8 जनवरी के बाद? जा सकता है 9 या 10 जनवरी को। देखिए 9 या 10 डिग्री तक आ सकता है, क्योंकि वो फिर पूरी की पूरी कोल्ड एयर आएगी। और बिलखुसूस खासकर जब 9 जनवरी के बाद जब बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से तकरीबन ये ख़त्म हो जाएंगी बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली हवाएं आगे मशरिक और शुमाल मशरिक की जानिब मूव कर जाएंगी, तो उसके बाद फिर पूरा मुल्क ही कोल्ड एयर की लपेट में आएगा।
और साइबेरियन हवाएं पूरे मुल्क पर फैल जाएंगी, तो फिर ज़्यादा सर्दी बढ़ने का इम्कान है। यानी ये कि आप कह लें कि 9 या 10 जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो ज़्यादा सर्दी आएगी फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची वाले पकड़ ले तैयारी, आज भी है बारिश भरपूर। जरा आगे बढ़ते हैं, सिर्फ बारिश की कोई बात करें, अब जरा बर्फ़ की बात करते हैं, दिखाते भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गांछे, यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही बेहतरीन। बर्फ़बारी हो रही है, बच्चों और नौजवानों ने यहाँ पे अब ऐसे में क्या किया है, बर्फ़ पर क्रिकेट खेली है और क्या ही मौसम का लुत्फ़ उठाया। जुल्फ़िकार सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं। गांचे में बर्फबारी के बावजूद बच्चे और नौजवान घरों से निकले, क्रिकेट खेली और मौसम का लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे सब क्रिकेट का जुनून, इतना जुनून रखते हैं कि सब लोग बर्फबारी के इस मौसम में भी आप देख सकते हैं कि हर कोई क्रिकेट का जुनून है। बर्फ क्रिकेट से लगाव रखने वाले नौजवान सख्त मौसम और बर्फ की परवाह किए बगैर खेलने आए हैं। ये जो मौसम की सख्तियाँ हैं, जो कभी हमें अपने शौक़ से दूर नहीं करते, हम अपने शौक़ से दूर होते भी नहीं है, क्योंकि हमें इस खेल से बहुत प्यार है। खेल हम शौक़ से खेला जाता है। हमारे यहाँ पर क्रिकेट की ग्राउंड ना होने की वजह से हम यहाँ खेतों में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से बर्फबारी हुए है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। नौजवान चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ न सिर्फ क्रिकेट अकेडमी बनाए, बल्कि यहाँ मौजूद टैलेंट को प्रमोट भी करे। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे। आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।